नमस्कार साथियों, आप हैं मेरे साथ सिलेक्शन इंडिया के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर, जहां मैं गोविंद आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी कुशल मंगल होंगे, खुशीपूर्वक होंगे और ज़िंदगी में खुशीपूर्वक रहना बेहद इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आप देख रहे होंगे बोर्ड पर, आज हम आपको सीटेट का बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने वाले हैं। हमने आपसे वायदा किया है कि हम आपको 130 प्लस दिलवा के रहेंगे, बशर्ते आप हमारी क्लासों को निरंतर फोकस के साथ करते रहिए। तो आज का जो हमारा टॉपिक है साथियों, वो है गणित अधिगम अवस्था, मतलब मैथमेटिक्स लर्निंग फेज। मैथमेटिक्स लर्निंग फेज आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं। काफ़ी खतरनाक होने वाला, मैथ पेडागोजी के अंतर्गत ये आता है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो देखो, पहला कह रहा है मैथ लर्निंग फेज में कि बच्चों में जन्म से किशोरावस्था तक गणित से संबंधित अलग अलग मानसिक परिवर्तन देखने को मिलते हैं। बिल्कुल गणित को लेकर के उनके अंदर जो मेंटालिटी चेंज होता है वो बिल्कुल अलग होता है, वेरिएबल मिलता है, चेंज मिलता है। कह रहा है जो कि जन्म से किशोरावस्था तक 6 अवस्थाओं से होकर गुजरता है, मतलब जन्म से लेकर के मैथमेटिक्स से संबंधित जो मानसिक परिवर्तन है वो 6 अवस्थाओं में मिलते हैं। कौन सी 6 अवस्थाएं होती है देख लेते हैं। तो पहला कह रहा है ये निम्नलिखित हैं। पहले में कह रहा है इमरजेंट फेज। कौन सा कह रहा है? इमरजेंट, मतलब आरंभिक अवस्था। दूसरा पढ़ेंगे इसे क्या होता है इमरजेंट फेज। दूसरा कह रहा है मिलान अवस्था। तीसरा जिसे मैचिंग फेज कहते हैं। तीसरा कह रहा है परिमाणात्मक अवस्था, जिसे हम क्वांटिफाई फेज कहते हैं। एक है अगली चौथी वाली विभाजनात्मक अवस्था, जिसे हम पार्टिशिंग फेज कहते हैं। एक है गुणनखंड अवस्था, जिसे हम फैक्टरिंग फेज कहते हैं। एक है संख्यात्मक अवस्था, जिसे हम ऑपरेशनल फेज कहते हैं। मतलब बच्चे में जो जन्म से किशोरावस्था तक मैथ को लेकर के जो परिवर्तन आते हैं वो 6 तरीके से देखने को मिलते हैं। पढ़ते हैं पहले को, फर्स्ट फेज पढ़ते हैं, देखते हैं क्या है इमरजेंट फेज में। पहले तो मैं आपको ये बता दूं, इमरजेंट जो फेज होता है वो जन्म से लेकर के 3 वर्ष तक होता है। याद रखना, मैथ की लर्निंग का जो इमर्जिंग फेज होता है वो भाई 0 से लेकर के 3 वर्ष तक होता है। इसमें बस बच्चा क्या कर सकता है, तो कह रहा है इन दिस स्टेट द चाइल्ड कैन सी द ऑब्जेक्ट एंड टेल इन विच ऑब्जेक्ट इज विच इज स्मॉल। मतलब बच्चा जो है वस्तु को देख करके ये बता सकता है कि कौन वस्तु बड़ी है और कौन सी वस्तु छोटी है। मतलब 0 से 3 वर्ष वाले फेज में आप बच्चे के सामने मान लो एक बड़ी गुड़िया रख दो, एक छोटी गुड़िया रख दो, तो बता देगा। पूछो ना बच्चे बड़ी गुड़िया कौन सी है तो वो इशारा कर देगा ये। कहो छोटी गुड़िया कौन सी है तो वो इशारा कर देगा ये। यहाँ ये है कि जो इमरजेंट फेज है, आरंभिक अवस्था है, उसमें बच्चा केवल देख करके बड़ा और छोटे का एक इशारा कर सकता है, बस इतना बता सकता है इस अवस्था में। फिर बात करते हैं दूसरी अवस्था की। दूसरी है मिलान अवस्था। कौन सी अवस्था है? मिलान अवस्था। इसे हम मैचिंग फेज भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? मैचिंग फेज। तो क्या है, पहले तो ये देख लेते हैं इसका टाइम क्या है मैचिंग फेज का। तो साथियों इसका टाइम है 3 से 5 वर्ष, क्योंकि 0 से 3 वर्ष हमने आपको आरंभिक अवस्था बताई। हम थोड़ी देर में ये पूरा क्लियर कर देंगे और आपको एकदम से सवाल भी सॉल्व करवाएंगे। इससे आने वाले सवाल भी आपको दिखाएंगे किस तरीके से बनेंगे, बशर्ते आप क्लास को शेयर भी किया करिए, ठीक है ना। फिर कह रहा है इस मिलान अवस्था में, इस अवस्था में बच्चा 2 संख्याओं के नंबर या गिनती बोल सकते हैं। भाई 2 संख्या के जो नंबर है या गिनतियां हैं उनको बता सकता है बस मिलान अवस्था में। जैसे आप देख सकते हो ये 2 संख्या वाली 1 2 3 4 5 6 7 ये बता देगा, ये बता देगा गिन करके, है ना, गिनती 9 बता देगा, 10, मतलब 10 तक, 2 संख्या तक बता देगा। कहाँ तक बता देगा? 2 संख्या तक बच्चा बता देगा, उससे ज़्यादा नहीं उसमें बताए जाएंगे। ये कौन से पेज में? 3 से 5 वर्ष वाले पेज में है, ठीक है। इसके साथ ही नेक्स्ट है तीसरा परिमाणात्मक अवस्था। कौन सी अवस्था? परिमाणात्मक अवस्था, या इसे हम क्वांटिफाई फेज भी कहते हैं। अब आपसे पूछेगा क्वांटिफाई फेज में अवधि क्या होती है, तो आपका जवाब होना चाहिए 5 से 6 वर्ष। क्या अवधि होती है? 5 से 6 वर्ष। कौन से पेज में? परिमाणात्मक अवस्था में। कौन से पेज में? परिमाणात्मक अवस्था में। इसमें क्या है, तो कह रहा है इस अवस्था में बच्चा विभिन्न तरीके से संख्या को व्यक्त कर सकता है, मतलब अब वो संख्या को व्यक्त कर सकता है या कर सकती है। जैसे इन दिस स्टेट ऑफ द चाइल्ड कैन एक्सप्रेस अ नंबर इन डिफरेंट वे सच एज, मतलब कैसे कर सकता है कि वो इस 7 को इसने दिया 3 + 4 लिख सकता है, 4 + 3 भी लिख सकता है, ठीक है ना। इस तरीके से मैच कर सकता है, ठीक है ना। और क्या कर सकता है, इसे हटाइए अभी, ये 3 + 4, 7 को 5 + 2 भी लिख सकता है, 6 + 1 भी लिख सकता है। इस तरीके से वो क्या कर सकता है, मैच कर सकता है। मान के चलिए कहीं 10 दे रखा है तो इसे 5 + 5 इस तरीके से बता सकता है, 4 + 6 बता सकता है, 7 + 3 बता सकता है। तो परिमाणात्मक पेज में इस अवस्था में बच्चा आ जाता है जिसकी अवधि होती है 5 से 6 वर्ष की। 5 से 6 वर्ष के बीच में बच्चा इन सब चीज़ों को सीख जाता है, मैथ को लेकर के ऐसा माना जाता है। फिर है नेक्स्ट विभाजनात्मक अवस्था।
जिसे हम पार्टीशनिंग फेज कहते हैं। ये 6 से 9 वर्ष की होती है। क्या होती है? 6 से 9 वर्ष की होती है। इसमें क्या करता है बच्चा? कह रहा है इस अवस्था में बच्चा बड़ी संख्याओं को, मतलब बड़ी बड़ी जो संख्या होती है, बड़ी संख्याओं को स्थानीय मान पर विभाजन कर देता है, मतलब उनका स्थानीय मान निकाल सकता है। और 2 या 3 संख्याओं के नंबर तक, जैसे 245 है, इसका स्थानीय मान निकाल देगा। कैसे निकालेगा? जैसे 245 है तो ये निकाल देगा। देखो इसका ये 5 × 1 = 5, इसे निकाल देगा 4 × 10 = 14, इसे निकाल देगा 2 × 100 = 200। इस तरीके से इनका क्या कर देगा? इस तरीके से बच्चा इनका विभाजन कर सकता है। क्या कर सकता है? विभाजन। तो ये चौथी अवस्था है साथियों, उसमें बच्चा क्या कर रहा है? बड़ी जो संख्या है उनका स्थानीय मान भी निकाल सकता है। भाई जो भी बड़ी संख्या होंगी उनका क्या कर रहा है? ये स्थानीय मान निकाल रहा है। और आपसे एज पूछे कि भाई एज क्या होती है, तो आपका जवाब होना चाहिए 6 से 9 वर्ष। ये एज क्या होगी? 6 से 9 वर्ष की एज में बच्चा ऐसा कर सकता है, मतलब इस फेज में पहुंच जाता है कि मैथमेटिक्स के विभाजनात्मक फेज में आ गया। भाई वो बड़ी बड़ी संख्याओं के स्थानीय मान, मतलब उनको विभाजन कर सकता है। जैसे 100 मान लो 1 से 14 लिख रहा है तो इसे कर सकता है, ये ऐसे कर देगा 4 मतलब 4 + 10 + 100। इस तरीके से क्या कर सकता है? इनका विभाजन बच्चा कर सकता है। ठीक है ना। तीसरी में हमने बताया था कि भाई ये जो संख्या होती हैं इनको क्या कर सकता है? वो व्यक्त कर सकता है। ठीक है। इसके साथ ही नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या रहा है? गुणनखंड अवस्था, मतलब फैक्टरिंग। कौन सी? फैक्टरिंग फेज। कौन सा? फैक्टरिंग फेज। कौन सी अवस्था? फैक्टरिंग फेज। भाई पहले तो ये आयु इंपोर्टेंट है, तो 9 से 11 वर्ष इसमें आयु क्या है साथियों? तो 9 से 11 वर्ष इसमें क्या है? आयु है। कौन सी आयु है? 9 से 11 वर्ष। ठीक है। कह रहा इस अवस्था में बच्चा 1 दर्जन में कितनी वस्तुएं हैं, या 3 या 4 दर्जन में कितनी वस्तुएं हैं, मतलब 1 सैकड़े में कितने होते हैं, दर्जन में कितने होते हैं, मतलब जो गुड़ वाली चीज़ें होती हैं, मतलब वो बोलते हैं ना समूह के साथ जो चीज़ें बनाई जाती हैं उनको बता सकता है। ठीक है ना। जैसे 1 दर्जन केला तुरंत बता देगा कि भाई 12 केले हैं, किन केला हैं, मतलब इस तरीके से वो क्या कर सकता है? बता सकता है। कहा भी है इन दिस स्टेज द चाइल्ड हैज हाउ मनी आइटम्स आर देयर इन ए डजन और हाउ मैनी विल बी 3 in 3 and 4 डजन, ये बता सकता है। ठीक है ना। देयर इन 3 और 4 डजन। तो इस अवस्था में वो इस तरीके से बच्चा क्या कर सकता है? बता सकता है कि भाई दर्जन में कितनी होती हैं, कितनी नहीं होती हैं। ठीक है। इसके साथ ही नेक्स्ट कह रहा है संक्रियात्मक अवस्था। ये मैथ लर्निंग की अंतिम अवस्था है। कौन सी है? अंतिम, जिसे हम ऑपरेशनल फेज भी कहते हैं। ठीक है ना। कौन सी कहते हैं? इसकी एज क्या है? तो इसकी 11 से 13 वर्ष एज है। क्या है? 11 से 13 वर्ष की एज में बच्चा कौन सी फेज में सीखता है? संक्रियात्मक अवस्था में सीखता है। ठीक है ना। कह रहा है इस अवस्था में प्लस माइनस है ना, गुणा, स्थानीय मान, सभी क्रियाएं भिन्न, दशमलव संख्याओं पर चारों आधारभूत क्रियाओं करने में क्या हो जाता है? सफल हो जाता है। माइनस भी करना जानता है, प्लस भी करना जानता है, मल्टीपल भी जानता है, डिवाइडेड, ये सब जानता है। और स्थानीय मान भी, यही नहीं, साथ ही साथ स्थानीय मान के बारे में भी उसे पूर्ण जानकारी हो जाती है। जैसे आप देख रहे होंगे 529, इसे स्थानीय मान के रूप में ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है ना। कई बार वो ऐसे भी लिख सकता है, जैसे मान के चलिए 2x + 4x कितना होता है, मतलब ऐड कर सकता है, कह देगा 6x होते हैं। बात समझ में नहीं आ रही? तो कई बार x जैसे 6x निकलते हैं, x का मान भी कर सकता है, कोई 6 अपॉन समथिंग जो भी आए वो सब वो बता सकता है। ठीक है ना। तो इतनी जानकारी उसे हो जाती है कि वो प्लस माइनस और स्थानीय मान की क्रियाओं से संबंध भिन्न बार के बारे में बता देगा। होगा भाई 1/5 होता है, ये 2/4 होता है। ठीक है ना। 50 को कैसे लिख सकते हैं, तो 100/2 लिख सकते हैं। इस तरीके से भी वो अपने अंदर जानकारियों को क्या कर लेता है? इकट्ठा कर लेता है। तो इसके साथ देखते हैं कि भाई इससे संबंधित क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो देखो इससे संबंधित क्वेश्चन आप देख रहे होंगे। कह रहा है शैलेजा विभिन्न तरीकों से संख्याओं को व्यक्त कर सकती है। उदाहरण के लिए जैसे 4 को वो 2 + 2 लिख सकती है, 4 को वो 1 + 3 लिख सकती है। तो कह रहा है वह संख्या किस विकासात्मक अवस्था में है? देखो क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उस समय आप घूम जाओगे। तो देखो ये वाला पूछ रहा है, वो कौन सी पूछ रहा है? देखो ये आपको दिख रही होगी, यही है ना। कौन सी अवस्था है ये? तो ये परिमाणात्मक अवस्था है, परिमाणात्मक अवस्था है। भाई यही तो दिया है सवाल में, देखिए सवाल में यही दिया है कि वो 4 को 2 + 2 1 + 3 है ना। तो इस तरीके से तो देखो संक्रियात्मक अवस्था तो अंतिम अवस्था होती है, विभाजनात्मक भी नहीं होती है, स्थानीय मान सीखता है, गुणन तो करवा ही नहीं रहा, तो फिर कौन सी होगी? परिमाणात्मक अवस्था होगी, मतलब क्वांटिफाइंग फेज होगी, क्वांटिफाइंग फेज होगी। ठीक है ना। इसके साथ ही आगे देखते हैं। अगला कह रहा है कक्षा 3 में 2 अंकीय संख्याओं के व्यकलन को प्रस्तुत करने के लिए शिक्षक निम्न चरणों का
अनुगमन करता है। कौन से का करता है? कह रहा है स्थानीय मान व्यवस्था की समझ के साथ 2 अंकीय संख्याओं की पुनरावृत्ति करना, पहला तो ये कह रहा है। फिर कह रहा है दूसरे में, यह प्रदर्शित करने के लिए कि छोटी संख्या को बड़ी संख्या से घटाया जा सकता है, टैली चिन्ह का प्रयोग करना। कौन से वाले? टैली चिन्हों का प्रयोग करना, ये दूसरे में कह रहा है। तीसरे में कह रहा है स्थानीय मान के प्रत्येक कॉलम के अंतर्गत संख्याओं के व्यकलन का अनुप्रयोग करना। इस स्थिति में शिक्षक से पाठ का विकास कर सकता है। एकदम से क्रम से दिया है, बस आपको यहाँ आंसर बताना है। तो पहला जो है वो क्या है? व्यवस्था से संकल्पना की और संकल्पना से परिकल्पना की और फिर प्रक्रिया की और लास्ट में उसने क्या किया है? संक्रिया की है। मतलब इसमें पहला जो हो जाएगा वही क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। ये नहीं होगा व्यवस्था से संकलन, संकलन से सक्रिया नहीं आएगी, ये तो अंतिम अवस्था होती है, तो ये तो आएगी नहीं भाई। संक्रिया स्टार्टिंग अवस्था लास्ट वाली होती है, यहाँ कैसे आ जाएगी? ऐसे ही काट सकते हो आप। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? तो परकलन शुरू में कहाँ से हो जाएगा? परकलन संकल्पना के बाद आता है, पहले व्यवस्था आती है फिर प्रकलन आता है। इसका मतलब ये भी नहीं होगा और आंसर क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है एक बच्चा जिस अवस्था में सभी संख्या संबंधी संक्रियाओं को करने में सक्षम है, मतलब जिस अवस्था में सभी संख्या संबंधी संक्रिया कर सकता है। कह रहा तथा भिन्नों के सप्रदत्त की व्याख्या करने में सक्षम है, मतलब भिन्न भी कर सकता है भाई। तो वो अवस्था कौन सी है? तो देखो ये हमने आपको यहाँ बताई थी। देखिए आप यहाँ पढ़िए क्या बोल रहा है। वो गुणा भी कर सकता है, भाग भी कर सकता है, जोड़ भी कर सकता है, घटाव भी कर सकता है, यही तो करवा रहा है वो। तो ये कौन सी अवस्था है? ऑपरेशनल फेज। तो इसका मतलब इसमें आंसर कौन सा हो जाएगा भाई? देखिए क्या इसमें आरंभिक अवस्था होगी? बिल्कुल नहीं होगी, इमर्जिंग फेज नहीं होगा, पढ़ात्मक भी नहीं होगी, क्वांटिफाइंग भी नहीं होगी, और भाई साहब ये भी नहीं होगी, विभाजनात्मक भी नहीं होगी। तो फिर कौन सी होगी? सक्रियात्मक अवस्था होगी, ऑपरेशनल फेज की अवस्था होगी। अब देखिए आगे कह रहा है, यदि एक शिक्षार्थी पूर्णांकों, भिन्नों, दशमलव संख्याओं पर चारों आधार संक्रियाएं संपन्न करने में क्या है भाई? सक्षम है, तो वह होगा। इंग्लिश में कह रहा है, इफ ए लर्नर इज एबल टू परफॉर्म द 4 बेसिक ऑपरेशनल ऑन होल नंबर फ्रैक्शन एंड डेसिमल नंबर, द लर्नर इज एट। तो क्या यहाँ पार्टीशन होगा, विभाजन होगा? बिल्कुल नहीं होगा, फैक्टरिंग भी नहीं होगा। फिर कौन सा होगा? ऑपरेशनल फेज। अंतिम अवस्था में ही तो आदमी पूर्ण रूप से दक्ष हो पाता है। तो देखो कैसी लगी क्लास ये आप बताओगे। अगर अच्छी लगती है तो अपने 4 फ्रेंडों में क्लास को ज़्यादा शेयर करोगे, करके उनको भी बताओगे कि भाई यहाँ आ जाइए फटाफट से सिलेक्शन इंडिया अकेडमी चैनल पर। और सीटेट अगर निकालना है तो यहाँ आकर के आराम से सीटेट को निकाल के ले जाइए। आप जब क्वेश्चन आंसर करोगे तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। नमस्कार, जय हिंद साथियों, खुदा हाफिज, अलविदा।